हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग आज जो है सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करेंगे। हाँ, फ्रिक्शन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा तो जस्ट बाद वाले क्लास में मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछूंगा कि किस किस क्वेश्चन में दिक्कत है, क्योंकि लगभग सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सिखाए गए थे। फिर भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा टाइम भी दे रहे हैं जिससे कि आपको मिल जाए होमवर्क ट्राई करने के लिए मौका, है ना। कुछ लोग होता है ना कि बस जस्ट बाद वाले दिन में ट्राई नहीं कर पाता, इसलिए आपको एक दिन का गैप दे रहे हैं कि आप तब तक ट्राई करेंगे और अगले क्लास में जो भी आप प्रॉब्लम पूछेंगे उसको बतलाएंगे। ऐसे आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन को। देखिए, सर्कुलर मोशन में सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ना जरूरी है। ठीक ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या, थोड़ा समझिएगा। कोई पार्टिकल मान लीजिए इस पी पॉइंट पर है और कुछ टाइम के बाद वो पी डैश पर पहुंच गया और आप जो है ना इस पॉइंट ओ पर बैठ करके इस पार्टिकल को देख रहे हैं, तो किसी समय पार्टिकल आपको यहाँ इस पी पॉइंट पर दिखाई पड़ा, कुछ टाइम के बाद जो है वो पी डैश पे दिखाई पड़ा। मान लो टी टाइम पर वो पी पॉइंट पर था और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, यानी यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा टी टाइम लगा, ये पी डैश पॉइंट पर पहुँच गया। तो वो पॉइंट पर ये जितना एंगल बनाया, मान लो इस एंगल को अगर हम डेल्टा थीटा बोले, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये जितना एंगल बनाया इस डेल्टा थीटा को ही हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, यानी कि अगर आप इस ओ पॉइंट पर बैठ करके देख रहे हैं इस पार्टिकल को, तो ये डेल्टा थीटा एंगल बनाया। यही आप ओ के बजाय ओ डैश पे बैठ करके देखेंगे तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ बैठ करके देखेंगे एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक ना। यही हो गया एंगुलर वेलोसिटी। यानी बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप वेलोसिटी पढ़ते थे ना पहले, लीनियर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, यहां बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। देखो, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन follows right hand स्क्रू रूल। आइए थोड़ा समझिए, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है। जैसे पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा, ऐसे जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बोलना है आउटवर्ड। कैसे स्क्रू रूल में पढ़े हैं ना कि स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेट कराते हैं तो स्क्रू बाहर निकल जाता है, क्लॉकवाइज में रोटेट कराते हैं अंदर चला जाता है। तो वैसे ही P से P डैश पर गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है,
इसलिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। बोलेंगे इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग आउटवर्ड। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए। अब देखें एंगुलर वेलोसिटी को आप डी थीटा बाई डी टी भी बोल सकते हैं। ये कब बोलते हैं, जब स्मॉल टाइम के लिए बात हो। इसी को हम लोग कैलकुलस के लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि जैसे मान लो यहाँ से यहाँ जाने में बहुत कम समय लगा, तो जैसे लिखे ना ओमेगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर इसी में डेल्टा टी बहुत कम होता, देखो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी वेरी स्मॉल होता, तब हम लोग इसी को बोल देते हैं डी थीटा बाई डी टी। ठीक ना, डी थीटा मतलब हो गया वेरी स्मॉल एंगल, है ना, और डेल्टा थीटा का मतलब हुआ फाइनाइट एंगल, एक गिवन एंगल हुआ। ठीक ना, तो ये कुछ नया नहीं है, वही डेल्टा थीटा को ही अगर वेरी स्मॉल टाइम के लिए बात करेंगे तो डी थीटा लिखेंगे, यानी डी थीटा बाई डी टी को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। याद कीजिए जब आप लीनियर मोशन काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ वेलोसिटी डी एस बाई डी टी को बोलते थे ना, डी एस होता था वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, नहीं कभी हम लोग वेलोसिटी को डी एस बाई डी टी, तो जहाँ एस बोलते थे वहाँ थीटा आ गया, है ना, जहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वहाँ क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए अगर बात यूनिट का किया जाए, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो देखो थीटा का यूनिट रेडियन होता है और टाइम सेकंड हो गया, ये हो गया रेडियन पर सेकंड। पूछा जाए इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन, तो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं था, 1/t टाइम का हुआ t टू द पावर -1, यही हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। एक बात इसमें याद रखेंगे कि बहुत बार एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकंड में ना दे करके रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया रहता। जैसे फैन है 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड कर रहा है, 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, हालांकि उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेकिन जनरली एंगुलर वेलोसिटी में इसको यूज में लाते हैं कि इतना एंगुलर वेलोसिटी, इतना रिवॉल्यूशन पर सेकंड। लेकिन अगर हमको चाहिए रेडियन पर सेकंड, तो देखो याद रखना, एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल से रोटेट करता है, 2 पाई से, 360 डिग्री से, उसी को 2 पाई बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में अगर दिया रहे ना, और उसमें अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तब वो किस में बदल जाता है, रेडियन पर सेकंड में। यानी कभी भी अगर एंगुलर वेलोसिटी को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ रहे और आप चाहते हैं रेडियन पर सेकंड में आ जाए, तो उसमें क्या करना है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो इसमें तो बहुत दिमाग लगाना नहीं है। क्या सीखे कि एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, है ना, स्मॉल टाइम के लिए डी थीटा बाई डी टी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो आउटवर्ड हो गया। यानी इस फिगर में बोलेंगे, इन गिवन फिगर एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड along आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की ओर इसका डायरेक्शन, ठीक ना, इधर डायरेक्शन इसका होगा। साथ में एक बात और सीखा है कि पॉइंट ओ यहाँ, यानी आप यहाँ बैठ के पार्टिकल को देख रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी इतना देखा, आप अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो यही बात बदल जाएगा, यहाँ बैठ जाएंगे तो बात बदल जाएगा, क्योंकि एंगल बदल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए पहले इसको आप नोट करें। आइए अब हम लोग
एंगुलर एक्सेलरेशन को सीखते हैं। जैसे काइनेमैटिक्स में पढ़ते थे ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन, इसको अभी जो पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन में पार्ट, इसको एंगुलर काइनेमैटिक्स भी बोला जाता है। यानी अभी हम लोग सर्कुलर मोशन नहीं स्टार्ट किए, एंगुलर काइनेमैटिक्स से स्टार्ट किए। उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या हो सकता है? तो एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता था, याद करो तो अगर कोई पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है और उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी ईस्ट में होगा। अगर कोई पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है और स्लो होते जा रहा है तो एक्सेलरेशन वेस्ट में होगा। यानी जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा अगर वेलोसिटी बढ़ रहा हो, उसके अपोजिट में होगा अगर वेलोसिटी घट रहा हो, है ना, ऐसा बोलते थे ना। तो वैसे ही देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा जो है ओमेगा के डायरेक्शन में होगा इफ ओमेगा इंक्रीजेज विथ टाइम। ठीक ना, ओमेगा का वैल्यू यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा, और अल्फा जो है वो ओमेगा के अपोजिट में होगा इफ ओमेगा डिक्रीजेज विथ टाइम, है ना। अब इसको समझिए इस एग्जाम्पल से। अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि एक पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा इस तरह से, और ओमेगा जो है इंक्रीजिंग, ओमेगा बढ़ते जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना, स्पीड अप होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा। तो पूछा जाए कि ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा और अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे कि ओमेगा जो होगा, चूंकि ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी स्क्रू रूल को फॉलो करता है, तो स्क्रू रूल एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, यानी ओमेगा हो गया आउटवर्ड। पूछा जाए अल्फा किधर होगा, तो बोलेंगे अल्फा इस पर डिपेंड करता है कि ओमेगा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ओमेगा अगर बढ़ रहा है तो जिधर ओमेगा होगा उधर ही अल्फा होगा, यानी अल्फा भी आउटवर्ड। अब देखिए, जैसे आपसे कोई कहा कि एक पार्टिकल ओमेगा एंगुलर स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा, लेकिन ओमेगा घटते जा रहा, एंगुलर वेलोसिटी घटते जा रहा। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ओमेगा तो आउटवर्ड होगा, बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो उससे मतलब नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखने के लिए ये देखना होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज में है कि क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में तो आउटवर्ड। और अल्फा का डायरेक्शन देखना हो, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना हो, तो ये देखा जाता है ओमेगा बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो घट रहा है, डिक्रीजिंग है। तो जिधर ओमेगा होगा अल्फा उसके अपोजिट होगा, यानी अल्फा हो गया इनवर्ड। ठीक, अब देखें नेक्स्ट। चलिए इसको थोड़ा आप लोग सोच के बताइएगा। एक पार्टिकल जो है
क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। जल्दी बतलाओ, ओमेगा किधर, अल्फा किधर, अल्फा का डायरेक्शन किधर, ओमेगा का किधर। तो देखो क्लॉकवाइज में है तो जाहिर है ओमेगा इनवर्ड होगा स्क्रू रूल के अनुसार। अल्फा किधर, एंगुलर एक्सेलरेशन किधर। तो बोलेंगे कि ये तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब तक आप ये नहीं बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कोई कहे ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो बोलेंगे तब तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। एक्सेलरेशन आता ही तब है जब वेलोसिटी में चेंजिंग होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यों का त्यों है तो कोई एंगुलर एक्सेलरेशन आने वाला नहीं है। तो अगर इसमें कह देता कि ओमेगा डिक्रीजिंग है, अगर ओमेगा कांस्टेंट कह देगा तो अल्फा जीरो हो जाएगा, उसका तो कोई डायरेक्शन होगा ही नहीं। डिक्रीजिंग है तो बोलेंगे डिक्रीजिंग अगर है तो ओमेगा जिधर है अल्फा उसके अपोजिट होगा, यानी अल्फा आउटवर्ड होगा। यानी एक बात तो समझ गया ना कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जो है वो सेम सेंस में, जैसे मान लो यहाँ ओमेगा आउटवर्ड तो अल्फा इनवर्ड, माने दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा या एक दूसरे के सेंस में होगा, लेकिन होगा तो एक ही एक्सिस के लॉन्ग ना। देख लो ओमेगा जैसे इसमें बाहर, अल्फा भी बाहर, तो सोचो यही एक्सिस इसको बोलते हैं। जैसे मान लो सर्कल में घूम रहा है ऐसे पार्टिकल ना, तो यहाँ से जो लाइन पास करता ना उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। यानी बोलेंगे ओमेगा हो या अल्फा होता वो हमेशा एक्सिस के लॉन्ग ही है। भले दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है, दोनों सेम सेंस में हो सकता है, लेकिन होता है एक्सिस के अलोंग ही। इसीलिए ओमेगा एंड अल्फा आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। ठीक ना, इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर भी जहाँ पढ़ाए थे वहाँ पे पढ़ाए थे। तो ये तो बात समझे। सेकेंड पॉइंट में ओमेगा और अल्फा का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ये हमेशा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो बीच का एंगल जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन थीटा आता है तो साइन जीरो जीरो, अपोजिट होगा तो साइन 180 जीरो। यानी ओमेगा और अल्फा का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए, नोट कर लिया। हाँ जी, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कहा गया कि एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। देखिए अभी पार्टिकल इस पी पॉइंट पर और एक ऑब्जर्वर सेंटर पे बैठा हुआ है और एक ऑब्जर्वर इस ओ पॉइंट पर बैठा हुआ। ये पार्टिकल इधर जा रहा है। अगर एंगुलर वेलोसिटी, if angular velocity of particle with respect to C यानी कि सेंटर is 10 radian per second, then find angular velocity with respect to पॉइंट O। मतलब एक ही पार्टिकल को C पर बैठा हुआ आदमी भी देख रहा और O पर बैठा हुआ आदमी भी देख रहा। C पर बैठा हुआ आदमी को इसका एंगुलर वेलोसिटी दिख रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो O पर बैठा हुआ आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, जैसे कुछ टाइम के बाद मान लो पार्टिकल पहुंचा P डैश पर, तो मान लो यहाँ से यहाँ जाने में इसको t टाइम लगा और ये एंगल सपोज करो थीटा।
तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हम c के रिस्पेक्ट में देखें तो थीटा बाई टी, है ना, थीटा बाई टी होगी। और जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 रेडियन पर सेकंड। चलो अब o के रिस्पेक्ट में अगर एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे तो सोचो पार्टिकल p पहले यहां था, कुछ देर के बाद यहां पहुंचा। o और p को तो मिलाने वाला लाइन ये है, अब p डैश से इसको मिला दो, यानी कि o पर बैठा हुआ आदमी यही बोलेगा कि पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा और यहां जो एंगल बनाया थीटा डैश एंगल बनाया, मतलब ये अलग एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं ना है। यानी O के अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो, ठीक ना, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू O, तो सोचो तो O के रिस्पेक्ट में हो जाता थीटा डैश डिवाइडेड बाई टाइम। लेकिन थीटा डैश कैसे निकलेगा? तो देखो ऐसे समझो, ये जो सर्कल है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इतना तो तय है कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये एक्सटर्नल एंगल है ना, यानी कि थीटा डैश प्लस थीटा डैश थीटा के इक्वल, यानी थीटा हो गया 2 थीटा डैश। तो देखो तो थीटा डैश कितना हो गया, थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम, तो हाफ थीटा बाई टी। ये थीटा बाई टी जो है वो 10 के इक्वल है, यानी हाफ इंटू 10, आंसर हो गया 5 रेडियन पर सेकंड। यानी एंगुलर वेलोसिटी O के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो कितना होगा, 5 रेडियन पर सेकंड, और C के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड। नहीं तो देखो पार्टिकल एक ही है, यहां बैठ के देख रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा नजर आ रहा है, यहां बैठ करके देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी कम नजर आ रहा है। एक चीज़ याद करो, जैसे ट्रेन से जा रहे होते हो तो बहुत दूर में जो पेड़ वगैरह होता है, ट्री जो रहता है, तो लगता है कि वो धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, और नज़दीक में जो झाड़ी वगैरह रहता है वो सब लगता है एकदम तेज़ी से आगे भाग रहा है। तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने नज़दीक रखोगे एंगल उतना ही ज़्यादा बनेगा, जितने ज़्यादा दूर होगा एंगल कम होगा। तो एंगल ज़्यादा बनेगा तो लगेगा कि एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हुआ, है ना। देखो थीटा बाई टी 10 हो गया और थीटा डैश बाई टी 5 हो गया, मतलब इसको जो एंगुलर वेलोसिटी दिखाई पड़ेगा उसका हाफ इसको दे, और दूर चले जाओगे उससे भी कम हो जाएगा, है ना। यानी एक ही पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग पोजीशन में बैठ करके देखने पे अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो चलिए इसको भी जो है आप लिख लें। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लेजर लाइट का सोर्स है, समझिए एक टॉर्च है, ठीक ना, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है इससे ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक ना, फाइन स्ट्रिप जो है इससे ओरिजिनेट हो, और आप क्या किए, इस सोर्स को रोटेट कराने लगे, है ना, इसको ऐसे रोटेट कराने लगे। तो रोटेट कराने लगे तो अभी जैसे जब यह इस पोजीशन में था, वर्टिकल पोजीशन में था, तो ये जो पॉइंट था वो लाइटेड स्पॉट था, यहाँ पर लाइट आकर के टकरा रहा था। फिर टॉर्च को ऐसे किए, लाइट यहाँ आया, यहाँ आया, टॉर्च ऐसे किए, लाइट यहाँ पहुँचा। पूछा जा रहा है कि इस लाइटेड स्पॉट का वेलोसिटी क्या हो, यानी ये जो एक्स है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक ना। जैसे ये पॉइंट अभी लाइटेड स्पॉट है, ये भी पूछ सकता है कि थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे तो लाइटेड स्पॉट कहाँ पे पहुँच जाएगा। तो देखो अगर इसमें हम लोग tan थीटा लिखते तो x/h, तो x कितना हो गया, h tan थीटा,
एक्स तो निकल गया। अब हमको निकालना है इसका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यहीं पे थोड़ा बहुत कुछ लोगों को हल्का दिक्कत होगा, जो लोग डिफ्रेंशिएशन वगैरह नहीं पढ़े होंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब रूल है कि tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी। लास्ट में क्या करना पड़ेगा, डी थीटा बाई, तो देखो dx बाई डी टी को तो भी बोले एच सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलेंगे, ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी हो गया एच ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा। बस और क्या, सिंपल है ना। बस यहीं पे डिफ्रेंशिएशन एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन अगर थीटा के रिस्पेक्ट में पूछा जाता तो सेक स्क्वायर थीटा होता, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा तो पहले tan थीटा का किए सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का किए डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए। आइए अब हम लोग लीनियर काइनेमैटिक्स और एंगुलर काइनेमैटिक्स में क्या समानता है, एक जैसा क्या है, उसको कंपेयर करते हैं, उसी को एनालोगस बोलते हैं। जैसे याद कीजिए लीनियर काइनेमैटिक्स में जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता था तो फॉर्मूला यूज करते थे एस इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक ना, ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एंगुलर काइनेमैटिक्स में नया कुछ नहीं करना है। जहां इसमें आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, सॉरी लीनियर काइनेमैटिक्स में लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, वहां क्या बोल देना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जहां लीनियर वेलोसिटी बोलते थे वहां बोल देना है एंगुलर वेलोसिटी। एक काम कीजिए, इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आप लीनियर काइनेमैटिक्स में डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं, एंगुलर काइनेमैटिक्स में उसी को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। आप जो वेलोसिटी को भी बोलते हैं तो एंगुलर काइनेमैटिक्स में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। आप जो एक्सेलरेशन को ये बोलते हैं इसमें अल्फा बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, है ना। जैसे आप बोलते थे कि व्हेन v इज कांस्टेंट, ठीक ना, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला लिखते थे एस इक्वल टू वी टी। तो यहाँ बोलेंगे कि जब ओमेगा कांस्टेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तब फॉर्मूला लिखेंगे थीटा इक्वल टू एस के जगह देखो थीटा, बी के जगह ओमेगा, ओमेगा इंटू टी, है ना, या ओमेगा थीटा बाई टी। बात एक ही है। यानी एस इक्वल टू वी इंटू टी फॉर्मूला जो है वैलिड तब होता था जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता था। तो वैसे ही जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ओमेगा इंटू टी फॉर्मूला। अब देखो जब एक्सेलरेशन के केस में फॉर्मूला कौन पढ़ते थे, याद करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ते थे ना। तो इसमें भी बोलेंगे बस v के जगह ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा नॉट बोल देते हैं, a के जगह अल्फा इंटू टी। जैसे s है तो थीटा, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हाफ अल्फा टी स्क्वायर, a के जगह अल्फा हो, v स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, है ना। यही जो है
मतलब दोनों एक जैसा फॉर्मूला को फॉलो करता है, और एक का प्रॉब्लम अगर आप बनाना जानते हैं तो दूसरे का भी प्रॉब्लम आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखें, क्वेश्चन में कहा गया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेज फ्रॉम 5 रेडियन पर सेकेंड to 25 रेडियन पर सेकेंड in 5 सेकेंड। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर एक्सेलरेशन, सेकेंड क्वेश्चन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। ठीक, चलो इसी में मान लो कह दिया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 5 सेकेंड। ठीक, कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा समझना। कह रहा है एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड से बढ़ करके 25 रेडियन पर सेकेंड हुआ है 5 सेकेंड। देखो ऐसे समझो, एक पार्टिकल है जिसका एंगुलर वेलोसिटी था 5 रेडियन पर सेकेंड। कुछ टाइम के बाद जो है देखा गया इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है, ठीक ना, 5 सेकेंड के बाद देखा गया कि 25 रेडियन पर सेकेंड। देखो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी एंगुलर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो ना, तो बनाने का देखो बहुत एक सिंपल मेथड है। माइंड में ये सोचो ना कि ये पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, कोई कार का लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है, कोई पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी, यानी ऐसे समझो कि एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव नहीं कर रहा है, वो जो है सीधे जा रहा है। बोलो स्टार्ट में कितना है वेलोसिटी, तो माइंड में ये सोचो 5 मीटर पर सेकंड है, रेडियन पर सेकंड है, तुम समझो मीटर पर सेकंड। कह रहा है 5 सेकंड के बाद ये कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। माइंड में समझो यही कि एक कार है जो आगे की ओर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड जो है स्टार्ट में वेलोसिटी है, और 5 सेकंड के बाद जो है वो 25 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, तो तुम ऐसे सोचो, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में दिमाग मत लगाओ, तो सोचो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो याद करो, तो ये तो u हो गया ना, और ये v हो गया, तो u मालूम, v मालूम और टाइम मालूम, तो कौन फॉर्मूला यूज करते हो, v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। तो उसमें ये आता है कि नहीं, एक्सेलरेशन निकालना। तो देखो इसमें बहुत दिमाग कहाँ लगाना है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। सोचेंगे इससे, क्योंकि ये सोचना आसान इसलिए होता है क्योंकि हमको आदत है, लीनियर मोशन हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, एंगुलर मोशन कम पढ़ते हैं, तो लीनियर मोशन पे प्रैक्टिस हो गया और उसी से वो बन जाएगा। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, और बोल रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ओमेगा कितना 25, ओमेगा 0 5, अल्फा कितना मालूम नहीं, टाइम 5, 20 इक्वल टू 5 अल्फा, अल्फा हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलो जी, एंगुलर एक्सेलरेशन तो निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो माइंड में तुम ये सोचो, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, कार कितना दूर गया ये पूछ रहा है, तो थोड़ा सोचो ना ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कितना दूर ये गया, तो कौन फॉर्मूला यूज करे, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करे तब भी चलेगा। यू मालूम है, टाइम मालूम है, और एक्सेलरेशन भी मालूम। नहीं तो कोई कहेगा नहीं वो नहीं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कीजिए, बोलेंगे हाँ वो भी चलेगा, ये मालूम है ही और यू और भी मालूम है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो मेरे पास जगह कम है, पहले आप इसको
लिख लें। अब देखिए, निकालना है मुझे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल से ये रोटेट किया है ना, ये हमको पता करना, कितना एंगल कवर किया। लेकिन माइंड में सोचो, हमको निकालना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस s के जगह थीटा, यानी थीटा मुझे निकालना है। ओमेगा नॉट जो है वो 5 है, 5 रेडियन पर सेकंड है, टाइम 5। अल्फा अभी निकाले हैं 4 है और टाइम 5। बोलो तो ये कितना आ गया, 25 प्लस 50 यानी 75 रेडियन आया, है ना। 75 रेडियन। सोचो, एक चक्कर लगाता है तो 2 पाई से रोटेट करता। अब अगर 75 रेडियन है तो कितना चक्कर लगाया होगा, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे, कितना चक्कर लगाया, तो बोलेंगे कि जितना एंगल से, मतलब जितना एंगल एक कवर किया अपने रिवॉल्यूशन के द्वारा, उसमें 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो थीटा कितना है, 75, डिवाइड करो 2 पाई से। देखो तो क्या आ रहा है, सॉल्व करके देखो तो 3.14 सॉल्व करो, सॉल्व करके बतलाओ। हाँ जी, देखो ये लगभग जो है ना 11.94 के अप्रॉक्स आया। मतलब कि 11 रिवॉल्यूशन जो है, 11 रिवॉल्यूशन तो ये पक्का करेगा, लेकिन 12th रिवॉल्यूशन इसका पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा से बच जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में कंप्लीट रिवॉल्यूशन को काउंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर बोलना होगा तो बोलेंगे 11, ठीक ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 11, कारण कि फ्रैक्शन में रिवॉल्यूशन को काउंट नहीं, ये नहीं बोलेंगे हाफ चक्कर लगाया तो पौना चक्कर लगाया, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो चलिए पहले जो है आप इसको लिख लें। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है कि एक सीलिंग फैन है जो रोटेट कर रहा है। स्टार्ट में 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से रोटेट कर रहा था और अचानक जो है लाइन कट गया और 4 सेकंड के बाद देखा गया इसका एंगुलर वेलोसिटी घट करके 8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो गया। तो कह रहा ये बतलाओ कितने टाइम के बाद ये रुक जाए। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को एक तो जिस तरह से वो कह रहा वैसे सोचते हैं। चलो भाई, सीलिंग फैन है, रोटेट कर रहा है, चलो यही इसका ब्लेड है, रोटेट कर रहा है। लिख लेते हैं स्टार्ट में 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, कुछ टाइम 4 सेकंड के बाद हो गया 8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो क्वेश्चन में पूछ रहा कितने देर के बाद ये रुक जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो माइंड में, कहो एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा और 4 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो पूछा जा रहा कितना देर के बाद रुक जाएगा, यहाँ से यहाँ का टाइम पूछ रहा, यही ना। बस कैसे बनाया जाए इसी पर सोच लो, ये बन जाएगा और क्या। तो देखो यहां से यहां का बात करें तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो v इक्वल टू u प्लस AT करें, यानी यहां से यहां के लिए काम करें तो फाइनल हो गया 8, इनिशियल 20, टाइम 4। इसको इधर लाएंगे -12, 4 अल्फा, अल्फा हो गया -3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर।
वही अगर इसको रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में करना चाहते हैं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलो अल्फा तो निकल गया। अब यहाँ से यहाँ का टाइम पूछ रहा है, तो रिटार्डेशन तो वही के वही है। देखो ये रिटार्डेशन ही ना आया, तो अगले पार्ट के लिए बात करें, फॉर नेक्स्ट पार्ट, कब ये रुक जाएगा। तो देखो इसके बाद का अगर टाइम निकालें तो सोचो, u मालूम, v मालूम और एक्सेलरेशन मालूम, v इक्वल टू u प्लस 80। कब रुक जाएगा? ओमेगा 0, ओमेगा नॉट हो गया 8, अल्फा हो गया -3 इंटू टी। बोलो टाइम का वैल्यू 8/3 सेकेंड हो गया। यानी यहाँ से यहाँ 8/3, अगर टोटल टाइम अगर हम लोग पूछा जाए, ठीक ना, स्टार्ट से, तब 4 सेकेंड प्लस 8/3, ठीक ना। टोटल टाइम अगर बात करें तो इनिशियल मतलब जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, जहाँ 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड था, और वहाँ स्विच को ऑफ कर दिए और बतलाओ टोटल कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा। तो टोटल टाइम अगर पूछा जाए तब हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल टाइम में 4 सेकंड तो पहले लग चुका था और 8/3, यानी कि 20/3 सेकंड, है ना। देखो इसमें एक बात और याद रखना, एक टर्म यूज किया जाता है आरपीएम। आरपीएम व्हीकल वगैरह में देखेंगे उसके मीटर पे लगा हुआ रहता है। आरपीएम मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक ना। अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ रहे ना, कहीं भी रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इसको अगर रेडियन पर सेकंड में बदलना है तो देखो बहुत दिमाग नहीं लगाना है। रिवॉल्यूशन को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करो रेडियन, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो सेकंड, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड, है ना। चलो ये तो काम हो गया। तो देखिए अभी हम सर्कुलर मोशन को स्टार्ट नहीं किए हैं। हाँ, इसके पढ़े बिना सर्कुलर मोशन पढ़ना संभव नहीं है। कहने के लिए तो ये एंगुलर काइनेमैटिक्स है, लेकिन सर्कुलर मोशन का ही एक पार्ट है जो अगले क्लास में सब यूज में आएगा। तो अगले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।